भूगोल में हम लोग टॉपिक जनसंख्या पर चर्चा कर रहे थे और हमने कहा जनसंख्या के नाम से कई गो टॉपिक है बताए थे। तो पुनः चैप्टर नंबर 3 लेकिन किताब का संरक्षण 2 का ए है। हाँ 2 का ए चैप्टर नंबर है, नाम है जनसंख्या संघटन। जनसंख्या संगठन लगता होगा कि पिछले का चैप्टर से मिलता जुलता है, सही बात है। वहां भी इस बारे में चर्चा हुई थी। टॉपिक का नाम क्या है? जनसंख्या संगठन। संगठन को हम संरचना भी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनसंख्या संगठन कहे तब या जनसंख्या संरचना कहे तब, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहां से 2 अंक का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न होगा जनसंख्या संगठन या संरचना से आप क्या समझते हैं? से आप 2 अंक का प्रश्न हो सकता है, गलत कि सही? जनसंख्या संगठन क्या है अथवा जनसंख्या संरचना? अच्छा, संरचना माने होता है बनावट, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर, संरचना, बनावट। तो जनसंख्या के संरचना से आप क्या समझते हैं? बड़ी आसान सा उत्तर होगा। आज के पेज पर वही बच्चा लिखेगा जो कल नहीं लिखा था। बात समझ गए कि नहीं? तो लिखो, लेकिन एक पेज पर सब लिखो ना, सब लिख लेगा। जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या संगठन से आप उत्तर होगा जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके। जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके उसे क्या कहेंगे? जनसंख्या संगठन या जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संगठन क्या है? तो जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके। मापा जा सके या नापा जा सके। जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके, नापा जा सके, जनसंख्या संगठन कहलाता है। अब मन में होगा कि जनसंख्या में वह कौन कौन सी चीजें हैं जिसे नापा जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न हो सकता है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात, इसी को लिंगानुपात भी कहते हैं। दूसरा क्या आप नाप सकते हैं? तो आयु संरचना, आयु संरचना। तीसरा क्या नाप सकते हैं? तो जनघनत्व, जो पढ़े हैं हम लोग। चौथा क्या है? तो साक्षरता। चौथा क्या है? पांचवा क्या है? व्यवसायिक संगठक, व्यवसायिक संगठक। साक्षरता हो गया, मतलब लिंग अनुपात, आयु संरचना, जनघनत्व, साक्षरता। गलत कि सही? उसके बाद ग्रामीण नगरीकरण संगठक, ग्रामीण नगरीकरण संगठक। मतलब इस टॉपिक में इन 6 बातों को हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, जानना है। कोई दिक्कत? 2 नंबर का प्रश्न है जनसंख्या संघटक से आप क्या समझते? बड़ी आसान सा उत्तर है जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके। गलती की सही? जनसंख्या का वह तत्व जिसे मापा जा सके। आसान है ना? जनसंख्या संरचना, जनसंख्या संघटक नहीं,
या जनसंख्या की बनावट कहलाता है। अब जनसंख्या में क्या क्या है जिससे आप माप सकते हो? तो बड़ी आसान सा उत्तर है लिंग अनुपात, आयु संरचना, जनसंख्या घन, खुश रहिए, जन घनत्व, साक्षरता, व्यवसायिक संघटक और ग्रामीण नगरीकरण संघटक। अब सबको फिर अलग से परिभाषा होगा। ये 6 2 नंबर का अलग प्रश्न हो सकता है। तो पहला आपके मन में प्रश्न होगा कि सर लिंग अनुपात क्या है, इसको देखा जाए पहले। लिंग अनुपात क्या है? अच्छा, लिंग अनुपात को लिंगानुपात भी कहते हैं। लिंग अनुपात को हम, ये नहीं कि गड़बड़ा जाइएगा, लिंग अनुपात का हो तब, चाहे लिंगानुपात का हो तब, दोनों में कोई अंतर। लिंगानुपात क्या है? तो प्रति भारत की संदर्भ में परिभाषा दे रहा हूं, इंडिया के रेस्पेक्ट में मैं परिभाषा दे रहा हूं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के कुल संख्या को, गलत कि सही? लेकिन ये पढ़ रहे हैं विश्व के संदर्भ में, डाटा विश्व का मैं दूंगा, लेकिन परिभाषा चाहे भारत का हो चाहे विश्व का हो, एक ही न होगा। लिंगानुपात क्या है या लिंग संरचना क्या है? क्या? तो प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं के कुल संख्या को, बोलो, प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं के कुल संख्या को क्या कहोगे? याद रहेगा। मतलब अगर भारत के संदर्भ में परिभाषा दी जाए तो कुल जनसंख्या, लिंगानुपात की बात कर रहा हूं केवल, क्या होगा? कुल पुरुष जनसंख्या, लिंगानुपात है ना, पुरुष जनसंख्या बटा महिला की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या। क्योंकि प्रतिशत में निकालना होगा तो 1000 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। गलत कि सही? मतलब कुल पुरुष में 1000 से गुना कर देंगे, या जितना महिला होगा उसे क्या कर देंगे हम? क्या निकल जाएगा? है तो बताऊंगा ना, अभी डाटा कुछ जरूरत परिभाषा पर चल रहा हूँ। इंडिया में 943 है, बिहार में 918 है, हरियाणा में 882 है। 21 की रिपोर्ट आएगा तो ना बताएंगे। गलत कि सही? रिपोर्ट आएगा तो मैं खुद बता दूंगा। और नेट की रिपोर्ट लेके चलना है नहीं। अभी जब भी आपको पूछेगा 11 को ही पूछेगा आपसे। गलत कि सही? और हम लोग सरकार के रिपोर्ट को ही फॉलो करेंगे। गलत कि सही? तो एक सूत्र पूछेगा आपसे 2 नंबर है, मान लो सर जनसंख्या के बारे में पूछेगा तो उसमें भी तो पुराना डाटा से होगा। 11 क्लियर कर देगा वो, 11 के जनगणना के अनुसार। लेकिन आप कुछ दिन बोले थे कि रजिस्टर हो गया है जनसंख्या में, तो वो हो गया, अब ये सब नहीं हुआ। नहीं हुआ है भाई, क्लियर घोषणा कर देगा तो लिखा देंगे आगे। हाँ, जैसे मान लिया कि पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में बहुत ऐसा टॉपिक है जहाँ चेंज हम करते रहते हैं। इसलिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति बदल गया, ब्रिटेन के पीएम बदल गए, तो बदलने वाला चीज है ना। सुप्रीम कोर्ट के जज बदल गए, हम पर बिहार के राज्यपाल बदल गए। ये तो समय समय पर बदलने वाला पद है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है कौन रहेगा कौन। आज हम पढ़ा दिए, कोई 2 महीने के बाद चेंज हो गया, तो मेरा पढ़ाया गलत थोड़ी ना हुआ। चेंज होने का चीज है, हम वहां क्या करेंगे? सुधरवा देंगे आपको। चलिए, तो लिंगानुपात क्या है? 2 नंबर का अलग प्रश्न हो गया कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के कुल संख्या को, याद रहेगा। लेकिन पूछेंगे लिंगानुपात का सूत्र लिखे तो कुल पुरुष जनसंख्या बटा कुल गुने, कोई दिक्कत? ये तो परिभाषा सूत्र भारत का है। लेकिन अगर भारत का, विश्व के अधिकांश देशों का यही सूत्र है, लेकिन यदि यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, किस देश की बात करें? अमेरिका की बात करें, तो कुल महिला बटा कुल पुरुष गुने 1000। अब ऐसा क्यों हम तो नहीं बताएंगे, लेकिन वहां अलग अलग देश का सूत्र निकालने का अपना तरीका है।
भारत में कुल पुरुष और महिला की संख्या से भाग देकर लिंगानुपात निकालते हैं, लेकिन अगर प्रश्न करें अमेरिका में लिंगानुपात निकालने का तरीका क्या है, तो कुल महिला में पुरुष की संख्या से भाग देकर निकालते हैं। गलत कि सही? एक और यहां डिफरेंस है, जान लो। हमने परिभाषा में कहा भारत के संदर्भ में कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं? मतलब भारत के संदर्भ में हमने कहा 1000 पुरुष पर महिलाओं के कुल संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, और अमेरिका में 100 महिला पर पुरुषों की संख्या, यहाँ 100 पर निकलता है, यहाँ 1000 पर निकलता है। कहाँ उल्टा हो गया? हाँ, पहली लड़कियों में लड़का आ गया। सही बात है, यही तो ध्यान रखना है इसमें। परिभाषा तो लिंगानुपात का वही है, परिभाषा तो ये प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं के कुल संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लेकिन यहाँ दो डिफरेंस है। विश्व के अधिकांश देशों में 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, माने पहले पुरुष को आधार मानकर महिला को निकालते हैं, लेकिन अमेरिका जैसे कुछ देशों में महिला को आधार मानकर पुरुष का अनुपात निकालते हैं। अधिकांश देशों में 1000 पर निकलता है, लेकिन अमेरिका में प्रति 100 पुरुष महिलाओं पर पुरुषों की कुल संख्या। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, और अमेरिका में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को हम लिंगानुपात के नाम से। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का डाटा है, यूएसए का डाटा है कि 101 महिला पर मात्र 100 पुरुष थे। 2011 का आंकड़ा है। मतलब यहाँ महिला ज्यादा है, पुरुष क्या है, कम है। लेकिन कुछ ऐसे देश है जहां डाटा तो बहुत आगे है। 100 महिला पर 101 पुरुष। 100 महिला पर 101 पुरुष। ठीक है, 100 महिला पर 101 पुरुष। 11 का डाटा है। अब कहेंगे लिंगानुपात के आधार पर, लिंगानुपात की बात करें, अगर देश की गणना कर ले कि लिंगानुपात वाला देश सबसे ऊपर कौन है, नीचे कौन है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात अगर बात करें तो नेपाल का है। हाँ, सबसे अधिक लिंगानुपात कहां है? नेपाल का, जहां 1000 पुरुष पर 1193 को महिला। हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है? नेपाल। उसके बाद काराकुओ। काराकुओ, काराकाओ ना होगा, काराकाओ। यहां 1000 पुरुष पर अगर महिलाओं की बात करें तो 1176 है। हांगकांग की बात करें तो चीन के कब्जा में है। हांगकांग पर किसका नियंत्रण है? चीन का नियंत्रण है, जहां 1000 पुरुष पर महिला की संख्या 1175 है। लाटविया की बात करें, किसकी बात करें? लाटविया। यहां 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1172 है। लिथुआनिया बहुत चरा देश है, इसको ध्यान नहीं देना है, बस याद रखना कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश नेपाल। 1000 पुरुष पर 1193 महिला है। हाँ, सब देशों का नाम है। अलग बात है, विश्व में हमने कहा 250 से अधिक देश है। आप एशिया महादेश के सभी देशों से परिचित हैं। आप अफ्रीका, यूरोप के सब देश को नहीं जान रहे हैं? वहां तो बहुत देश है दोनों। हाँ, रसिया में भी है। रूस में, रूस की अगर बात करते हैं, किस देश की बात करते हैं, रूस की अगर बात कर लिया जाए तो रूस में 1000 पुरुष पर 1158 को महिला है। गलत कि सही? अभी तो ज्यादा की बात हमने कर लिया। किसकी बात कर लिया? अब कम की बात करते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात तो कतर में है। दोहा, कतर देश नाम सुना होगा, मुस्लिम कंट्री है। यहाँ 1000 पुरुष पर मात्र 327 को महिला है। तब सुनते होंगे कि महिलाओं का इस सब का अपहरण जो होता है, सबको पकड़ पकड़ के वहां ले जाया जाता है, जो लापता हो गई तो गई। और नॉलेज के अभाव में हमारे यहाँ की चाहे कहीं की लड़कियां सोचते लगता है नौकरी हमको लगा देगा। नौकरी नहीं, तुमको ले जाकर खरीद के बेच लिया, कितना के हाथ बेचा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया वही करो जो तुम्हारा पापा ही कर रहा है। उसके अलावा दिमाग में फंसे तो गए।
वहां क्रय विक्रय, इंसान को खरीदा बेचा जाता है इन देशों में। उसके बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं तो 1000 पुरुष पर महिला की संख्या 444 है। ओमान की बात करते हैं, राजधानी मस्कट है इसकी। ओमान में 1000 पुरुष पर 515 महिला है। बहरीन की बात करते हैं, किसकी? बहरीन की बात करते हैं तो 556 महिला है। बहुत कम है ना, तो हम ज्यादा भी पढ़ लिए और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लिंगानुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या को, अरे इसे का तो अपवाद है ना, ध्यान नहीं देना है आपको, परिभाषा ही याद रखना है। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की कुल संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश याद रखो, सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कतर। और लिंगानुपात निकालने का सूत्र क्या है? कुल पुरुष की जनसंख्या बटा कुल महिला की जनसंख्या गुने, हो गया। हाँ, आप पूछेगा खास करके अमेरिका का बताइए, तो कुल महिला बटा कुल पुरुष, हाँ, गुने 1000। एक और डिफरेंस होगा कि विश्व के अधिकांश देशों में लिंगानुपात कैसे निकाल देता? प्रति 1000 पुरुष पर, लेकिन अमेरिका में प्रति 100 महिलाओं पर, महिला पर। इस बात को समझने में किसी बच्चे को परेशानी? बोलो, आगे बढ़ो। दूसरा प्रश्न मेरे सामने आ रहा है, उस प्रश्न का नाम है आयु संरचना। क्या है? आयु संरचना। आयु माने होता उम्र, संरचना मतलब बनावट। और याद रखेंगे, आयु संरचना किसी भी देश की आधारभूत विशेषता होती है। परिभाषा बड़ी आसान है, किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण या बंटवारा। किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण आयु संरचना कहलाता। आसान परिभाषा, आयु संरचना क्या है? तो किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण, किया गया बंटवारा आयु संरचना कहलाता है। और मैं आपको बता दूं, उम्र के आधार पर किसी भी देश की जनसंख्या को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला क्या होगा? बाल वर्ग। क्या होगा? बाल वर्ग। दूसरा क्या होगा? वयस्क। और तीसरा क्या होगा? वृद्ध। हाँ ठीक है, वर्गो लिख देता हूं। 0 साल से 14 वर्ष के जो बीच के होते हैं इसे बाल वर्ग कहेंगे। अब 15 वर्ष से 59 वर्ष वाला को वयस्क नहीं या युवा कहेंगे। और 60 से ऊपर की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? वृद्ध की बात करेंगे। तो किसी देश की जनसंख्या को, किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण क्या कहलाता है? बोलो, सारे बच्चे हमारी बात को समझ पा रहे हैं? उसका टकाव होते का खराब मोबाइल दिख रहा है ना? कभी देखा था? हाँ, तो उसका पप्पा जी का मोबाइल नंबर लिख के दे दो। हाँ, तो अभी इतना सुंदर बात हो रहा है। हाँ, चलो, हमने कहा आयु संरचना क्या है? तो किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया क्या कहलाता है? हाँ, बंटवारे ना हुआ ये। किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया बंटवारा। तुम्हारे भाषा में गलत सही? कोई गलत नहीं, एकदम सही बात है। वर्गीकरण कहो तब, चाहे बंटवारा कहो तब। अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट। किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर किया गया वर्गीकरण, किया गया बंटवारा आयु संरचना कहलाता है। और उम्र के आधार पर किसी देश की जनसंख्या के कितने वर्ग हैं? क्या नाम है? बाल वर्ग 0 से 14 वर्ष, वयस्क 15 से, और वृद्ध गलती की सही। और याद रखो, बाल वर्ग को कहते हैं आश्रित जनसंख्या। इसे कहते हैं कार्यशील। क्या कहते हैं? इसको भी कहेंगे आश्रित।
जो अपनी हर जरूरत को पूरा करने के लिए किसी न किसी पर आश्रित है। जैसे आप लोग हैं, आश्रित का होता है, निर्भर का होता हो। आप लोग आश्रित है या नहीं है? किस पर? पापा पर। गलत कि सही? आज दादाजी जिनका उम्र 60 पार हो गया है, तो उनको तो सरकार रिटायर कर दी, पेंशन पर जी रहे हैं, नहीं तो अपने पुत्र पर है, पुत्र कमाएंगे, उन्हीं पर निर्भर है वो। तो पूछता है बार बार, कार्यशील जनसंख्या का उम्र क्या है? और बाल वर्ग का? और वृद्ध को? यहाँ 2 नंबरी प्रश्न कर देगा। बाल वर्ग किसे कहते हैं, वयस्क वर्ग किसे कहते हैं, या युवा वर्ग किसे कहते हैं, वृद्ध किसे कहते हैं? अब टेंशन में पड़ जाओगे, ये कोनो प्रश्न हुआ है? कोनो प्रश्न हुआ? ये नहीं करेगा, नहीं जानने वाला तो प्रश्न करिए देगा। हमने कहा गांव किसे कहते हैं, गांव में रहते, गांव का परिभाषा 90% को नहीं पता है। जानता सब यही होता ही, कहा ना जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कहीं पढ़ा ही, इसलिए पढ़ना चाहिए ना। पढ़ेंगे तब ना हर चीज को जानेंगे। यहाँ अगर आपसे पूछते कि बाल वर्ग किसे कहते हैं, अरे लड़का फैका के बाल परिभाषा सही नहीं हुआ। किसी देश के जनसंख्या में 0 साल से लेकर 14 साल तक के उम्र के बच्चों को, किसी देश की जनसंख्या में 15 साल से 59 साल तक के उम्र को हम वयस्क या कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, और 60 से ऊपर मरने तक के उम्र को। और इसका इंपोर्टेंस क्या हो? देखो, अगर जिस देश की आबादी में ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, देश विकासशील की श्रेणी में होगा। ये दोनों, या गरीब हो सकता है। लेकिन जिस देश में ये ज्यादा है, वो देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। जैसे इंडिया विकासशील होगा, कार्यशील ज्यादा, खूब मेहनत करेगा। ये सब अमेरिका इस अवस्था में पहुंच गया है, चीन इस अवस्था में पहुंच गया, जर्मनी जापान इस अवस्था में पहुंच गया, क्योंकि यहाँ बच्चा पैदा करवे नहीं करता है लोग। तब हमने कल कहा कि अमेरिका की सरकार का बच्चा पैदा करने पर तुमको सब्सिडी दे रही है, जर्मनी में सब्सिडी मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में सब्सिडी मिल रहा है। उसी के गांव के लोग कहता है एक बच्चा पैदा करो 3 लाख रुपए सरकार देगी। 3 लाख नहीं देगी भाई, उसी तरीके से कुछ और कार्य को करेगी। शादी ब्याह हो गया, बाल बच्चा नहीं हो रहा, सरकार तुमसे दुगुना टैक्स का बोझ लाद देगी, 2 टैक्स। और टैक्स के से बचने के लिए बच्चा पैदा करो। क्या रजनीश? उम्मीद है हमारे बात को सारे बच्चों ने समझ लिया होगा, है? एक है आयु लिंग पिरामिड। एक और प्रश्न आ रहा है। हाँ सर, बहुत अंतर है। विकासशील का मतलब जो डेवलप आगे की ओर जा रहा है, लगातार बढ़ रहा है। जैसे हमारे और आप में बात कर ले, हम तो नहीं चलेंगे, हम भी विकासशील में ही हैं, और आप विकासशील में ही दादाजी को ले ले, अपने अपने बाबा के दिमाग लगाओ, वो विकसित है, उससे आगे बढ़ने उठने वाले में से धीरे धीरे डाउने होंगे। उसके बाद विकासशील लगातार ऊपर की ओर बढ़ ही रहा है। गलती की सही? एक लेवल पहुंचेगा तो अस्थायी होगा, फिर डाउन होना शुरू होगा। भारत विकासशील है, अमेरिका विकसित है, विश्व में 7 गो 8 गो देश विकसित है, जिसके समूह को G8 कहा जाता था, लेकिन रूस हटा हुआ, इसलिए नाम है G7। विश्व के विकसित देशों के समूह का नाम है G7। विकासशील देशों के समूह का नाम है G20। है? कोई नहीं, सब अलग अलग देश है ना, समूह नाम है, उस समूह का नाम है। अमेरिका है अलग है, कनाडा अलग है, क्यों जापान अलग है, हर देश का अलग अलग अध्यक्ष है। हाँ, उसका ग्रुप का नाम है। हमने धनिक बनी थी तो ग्रुप बना लिया, तो धनिक होने की कोशिश में लगा हुआ है, उसका ग्रुप अलग है। हाँ, उस ग्रुप का जब मीटिंग होता है तो उस मीटिंग का कोई अध्यक्ष होता है। तो शासक पूछा है ना, अध्यक्ष में शासक मतलब नहीं हो गया। शासक का मतलब पूरे पुरुषी के कब्जा होगा। ऐसी कोई सत्ता अभी नहीं है जो किसी ग्रुप या पूरे विश्व पर कब्जा कर सके। चलो, अब एक नया प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड क्या है? प्रश्न क्या है? आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड क्या है? इसी का नाम है जनसंख्या पिरामिड। क्या है जनसंख्या पिरामिड? क्या है? अच्छा, पिरामिड जानते हैं, यूनान की परंपरा रही है, मिस्र की परंपरा रही है कि जब कोई व्यक्ति
मर जाता था, जो समृद्ध से जुड़ा हो, धनी मनी आदमी हो, तो मर जाता था, तो उसको संदूक में बंद करके मिट्टी में गाड़ दिया और उसके ऊपर ऊंचा ऊंचा शंक्वाकार घर बना दिया। हम माया सभ्यता में आपने पढ़ा, उसी को कहते हैं पिरामिड। मतलब मृतक के शरीर के ऊपर बनाए गए शंक्वाकार भवन को क्या कहते हैं? तो प्रश्न है, हमने कहा कि आयुलिंग पिरामिड क्या है, तो किसी मृतक के शरीर के ऊपर बनाए गए इस प्रकार के शंक्वाकार भवन को क्या कहते हैं? और एक विश्व के 8 आश्चर्यों में एक है ना, अजूबा में है ना, कहाँ का पिरामिड? गीजा का। पिरामिड किसी का कब्र होता है, किसी की समाधि होती है, किसी का स्मारक होता है। तो आयुलिंग पिरामिड, पिरामिड तो बुझ गए कि शंक्वाकार भवन को क्या कहते हैं? पिरामिड। कहता आयुलिंग पिरामिड क्या है? तो बड़ी आसान सा प्रश्न है, किसी देश के जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर, आयु मन यही ना होगा, लिंग का एगो दूगो ना, स्त्री चाहे पुरुष, किसी देश के जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर एक ज्यामिति के रूप में दर्शा दिया जाता है। इसी संरचना को हम कहते हैं आयुलिंग पिरामिड। किसी देश की जनसंख्या को आयु के आधार पर और लिंग के आधार पर एक ज्यामिति के रूप में, ज्यामिति की संरचना है, त्रिभुज जैसा है नहीं? नहीं, त्रिभुज जैसा है कि नहीं? त्रिभुज ज्यामिति का हिस्सा है कि नहीं? किसी देश की जनसंख्या को उम्र और लिंग के आधार पर ज्यामिति के संरचना के रूप में क्या कर देना? बना देना, बता देना, क्या कहलाता है? आयुलिंग पिरामिड कहलाता है। इसमें ये जो क्षैतिज रेखा है, कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा है। कौन रेखा हो गई? इसकी बाएं साइड में महिला को, किसको? और दाहिने साइड में पुरुष को। गलती की सही? आयुलिंग पिरामिड क्या है? तो किसी देश के जनसंख्या को आयु, कथी के आधार पर? आयु के आधार पर और लिंग के आधार पर एक ज्यामिति के रूप में क्या कर दिया जाना? दर्शा दिया जाना, क्या कहलाता है? आयुलिंग। वायुलिंग नहीं, आयुलिंग पिरामिड। अब इस आयुलिंग पिरामिड में बाएं साइड में किसको दर्शाते हैं? दाहिने साइड में? गलत कि सही? देखो, जो सबसे नीचे होगा यहां पर होगा बाल वर्ग होगा। गलती कि सही? अब बीच में क्या होगा? युवा चाहे वयस्क। और नीचा क्या होगा? बोलो, गलत कि सही? आयुलिंग पिरामिड क्या है? तो किसी देश की जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर एक ज्यामिति संरचना के रूप में क्या कर देना? दर्शा देना, आयुलिंग पिरामिड कहलाता है। इस आयुलिंग पिरामिड में बाएं साइड में, दाहिने साइड में, और आयुलिंग पिरामिड के आधार में, मतलब नीचे में बाल वर्ग, बीच में और सबसे ऊपर, क्योंकि बूढ़ा सबसे ऊपर होगा। अब देखिए, ये आयुलिंग पिरामिड जो होते हैं ना, ये आयुलिंग पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? अब हो सकता है एक पिरामिड का आकार ऐसा हो, मतलब शीर्ष नुकीला हो और नीचे का जो आधार हो क्या हो? चौड़ा हो। तो इसका मतलब उस देश में बूढ़ा कम है, उससे कम जवान है, बच्चा बहुत जाता है। इंडिया का ईसन के गलत सही? एक ईसन को हो सकता है, क्या हो गया? तो हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है भाई? विकसित देशों का ईसन क्या ही है कि बूढ़ा ज्यादा है, उससे कम जवान है, बच्चा सबसे कम है। क्योंकि हमने कहा ना, पहला बच्चा भी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं, जैसा इस सोच होगा इस सबका। अमेरिका में ईसन के है। तो बुढ़वा से मर जाएगा तो लड़का नीचा रह नहीं करेगा, तो कहां से जवान आएगा? जवान आएगा नहीं तो काम कौन करेगा? तब सरकार ऐसा दे रही है खर्चा। और कुछ ऐसा को देश हो सकता है जिसका यूपी में
ऐसा हो सकता है कि ऊपर पतला नीचे पतला बीच में चौड़ा हो सकता है कि नहीं? और है ऐसा। तो आयु लिंग पिरामिड क्या है लगभग समझे? किसी देश की जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर ज्यामिति के रूप में दर्शा देना आयु लिंग पिरामिड कहलाता है। इस आयु लिंग पिरामिड में दाहिने बायां साइड में, दाहिना साइड में और आधार पर बाल वर्ग, बीच में वयस्क और सबसे ऊपर बूढ़ा को दर्शाते हैं। और आयु लिंग पिरामिड की बनावट 3 प्रकार की होगी। नहीं, कुछ ऐसा होगा जिसका आधार संकीर्ण, शीर्ष संकीर्ण, आधार चौड़ा होगा। कुछ ऐसा होगा जिसका शीर्ष ही चौड़ा होगा, आधार क्या होगा? पतला होगा या सुंडाकार होगा। कुछ ऐसा होगा जिसका बीच वाला भाग फैला हुआ, ऊपर नीचा पतला हो। तो बीच वाला भाग फैला हुआ मतलब यहाँ युवा बेसी है लगभग। हालांकि इंडिया इसी श्रेणी में है, ज्यादा नुकीला नहीं है, इसलिए भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। इस बात को समझे कि नहीं? अब एक बात पर है ग्रामीण नगरीकरण। एक और प्रश्न है, ग्रामीण नगरीकरण। तो ग्रामीण नगरीकरण क्या है? तो किसी देश की जनसंख्या को उसके निवास के स्थान के आधार पर गांव और शहर में क्या कर देना? वर्गीकरण कर देना। किसी देश की जनसंख्या को उसके निवास के आधार पर गांव और नगर के रूप में क्या कर देना? वर्गीकरण कर देना। माने जनसंख्या का वह हिस्सा जो शहर में रहता है शहरी आबादी कहते हैं, और जनसंख्या का वह हिस्सा जो गांव में रहता है उसको नगरीय आबादी के नाम से। तो किसी देश की जनसंख्या को उसके निवास स्थान के आधार पर, उसके बसाव के आधार पर गांव और शहर में क्या कर देना? बांट देना ग्रामीण नगरीकरण कहलाता। गलत कि सही? आपको बता दें, अगर एवरेज की 7 गो महादेश है, कितने महादेश है? एक का तो हम कहबे नहीं करेंगे, अंटार्कटिका का जो जन विहीन है। विश्व का लगभग 56% आबादी, एवरेज बात बोल रहा हूं, नगर में रहती है। विश्व के कितने % लोग नगर में रहते हैं? तो गांव में कितना होगा? क्योंकि विश्व ले रहे हैं, इंडिया तो बढ़ा नहीं रहा। इंडिया में तो 3169 है। विश्व के कितने % लोग शहर में रहते हैं? और गांव में? और महादेश कितने हैं? महादेश कितने हैं? तो मन में प्रश्न होगा कि सबसे अधिक नगरीय आबादी वाला महादेश कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में नगरीय आबादी ज्यादा है, लगभग यहाँ के 86% लोग नगर में रहते हैं। कितना % लोग? 86% लोग कहाँ रहते हैं? नगर में। और सबसे कम नगरीकरण कहाँ है? तो है अफ्रीका में, और अफ्रीका के मात्र 43% लोग नगर में रहते हैं। कितना? एशिया में 51% है। हम लोग एशिया में हैं, तो एशिया का कितना % लोग? माने 100 गो में 51 गो लोग शहर में, तो 49 गांव में। घटा दो ना, प्रतिशत तो 100% निकलता है, दिमाग लगाना कुछ है नहीं ज्यादा। तो विश्व का कितना % आबादी शहर में रहता है? एवरेज है। में कोनो देश ज्यादा होगा, कोनो देश, हमने औसत बताया। और सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला देश, महादेश सबसे कम। और एशिया में हम लोग कितना है? 51। बोलिए आपका प्रश्न क्या था? वो 3 प्रकार का नाम है। कौन प्रकार? ना एक होगा स्थिर होगा, एक ह्रासमान होगा। नहीं, नाम नहीं, चित्र ऐसा हो सकता है, चित्र ऐसा तीन हो सकता है। ग्रामीण माने गांव, वो हम नहीं लिखा, हम तो बोला हूं ना यहाँ, हम तो बोलने के लिए बोला हूं कि नगर में 56% लोग रहते हैं। लिखे हम तो बोल को सामने थोड़ी लिखे, हम तो समझाने के क्रम में बोल दिया हूं ना, सीधे लिख दिया। क्या जी बोला हूं? शहर की गांव? शहर बोला कि विश्व के 56% लोग कहाँ रहते हैं? 44%। 7 महादेश में सबसे अधिक नगरीकरण और सबसे कम, क्योंकि हम सब एशिया के हैं इसलिए एशिया का लिख दिए हैं 51% लोग। अब सवाल आता है तो सर देश की बात कह दिया जाए तो सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? तो कनाडा है। कौन है? कनाडा। कनाडा के कुल जनसंख्या का 81% लोग
नगर में रहते हैं। कनाडा के बाद जर्मनी होगा, फिर फ्रांस होगा। कनाडा के बाद कौन है? जर्मनी। उसके बाद कौन? बहुत है, लेकिन आप कनाडा याद रखो ना। तो कनाडा किस महादेश में? उत्तरी अमेरिका महादेश में, अमेरिका के जस्ट ऊपर। और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कनाडा विश्व का दूसरा बड़ा देश है। परसों बताए थे ना। अब सवाल है साक्षरता क्या है? एक और प्रश्न है आपके सामने, वहां है ना, वहां पर साक्षरता क्या है? देखो, साक्षरता अलग होता है और साक्षरता दर अलग होता है। अब बता रहा हूं ना, अभी तो मैं लिखवे किया केवल, आप लोग पहले ही प्रश्न डाक देते हैं। ये काम शुरू से करके आए रहते तो परेशानी हमको होती ही नहीं। क्या बोर्ड पर से उतार लिए चल दिए हैं सीधे, हल्ला नहीं हो। सर ने होमवर्क दिया बना के लाना है तो पहले का कॉपी तो लिखा ले उतार ले चल आया। यही बात हो रही है। तो बट्टी को कॉपी गिना चेक होता, भगवान जाने 80% नंबर लाएगा तो कहेगा साइंस लिए है, जबकि परीक्षा के कोचिंग के टेस्ट में कभी उसको 80% नंबर आया ही नहीं। ये नहीं बहुत लड़का है और देखते हो उसको बेसी आ गया, तो हम उस पर ध्यान देते नहीं। कुछ लोग आते हैं गार्जियन भी, सर यहाँ तो 80% नंबर लाया है, यहाँ तो ज़्यादा आना चाहिए। हम इससे उसको भरोसा मैं नहीं करता। हम टेस्ट लेके 30% लाएगा, मान लो 80% के लायक है वो। हिंदी शुद्ध पिछले बैच में थी कितना, उसको था 448 नंबर, और लिखवाना शुरू हिंदी की है तो हिंदी में 90% मात्रा मिस्टेक, हमें लिखे ना गया सर, सीधे बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ सरकार आपको 10,000, 5,000, 20,000 रुपया दे के वोट बैंक बना रही है। पैसा दी आप खुश, लड़का टॉप किया, बच्चा गार्जियन दोनों खुश, चल नीतीश कुमार जिंदाबाद। गलत सही? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। कोरोना पार्टी के बहुमत मिलेगा ना, नहीं जान रहा है कोई। बहुमत आरजेडी को मिले चाहे बीजेपी को मिले, कुर्सी नीतीश कुमार के। अभी गलती हमारी आपकी है ना, तो सबको 60 साल रिटायर कर देते हैं। तीर चलाने के तरीके देखे ना, फेंक दिया है ना, कहीं तीर चलता है। बोलना चाहते हैं कुछ, कार्यपालिका पर उनका कंट्रोल ही नहीं। राजा हैं हमारे राज्य के और उनका जो प्रशासनिक अधिकारी अपना हिसाब से काम करता है। जबकि नीतीश कुमार को सुशासन का, सही बात है, उन्होंने बहुत किया है बिहार के लिए। इधर क्या ऑफिस संस्था यहाँ भी हो गया उनको पता ही नहीं चल रहा है। तो 4 साल से हाँ उम्र ढल गई। जैसे फिर पहले अगर ऐसा आ जाए तो बिहार के लिए बहुत बढ़िया लोग हैं, काम बहुत किए हैं, यहाँ तक पहुँचाने में उनकी कोई कमी नहीं है। सोच भी बहुत बढ़िया था। हमने कहा साक्षरता क्या है? तो किसी देश की जनसंख्या में पढ़े, एक भाषा को जो पढ़ना लिखे उसको साक्षर कहते। देखो एक और बात है, यहाँ 3 साक्षर, साक्षरता या साक्षरता दर। तो जब कोई व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना जानता उसको साक्षर कहते हैं। सरकार ये अभियान चला रही है। और किसी देश के कुल जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों की संख्या को साक्षरता या साक्षरता दर के नाम से। साक्षर किसे कहते हैं? तो जब कोई व्यक्ति किसी एक भाषा को पढ़ना और लिखना जानता हो, तो रियल में आप लोग साक्षर हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं। अभी आप लोग क्या है, आप खराब लगेगा तो आपकी मजबूरी है, समस्या है, हमें नहीं जानता हूं, ठीक ही बोला नहीं। साक्षरता दर क्या है? तो जनसंख्या में पढ़े लिखे लोगों की संख्या या प्रतिशत को क्या कहते हैं? मतलब साक्षरता को प्रतिशत में बदल दिया जाए तो साक्षरता दर कहलाता है। और जब किसी एक भाषा को यदि आप पढ़ना लिखना जानते हैं तो क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? और याद रखेंगे साक्षरता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पूंजीवादी देश होगा, शिक्षा पर फोकस ज्यादा करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपके पिताजी साक्षरता पर फोकस ज्यादा करेगा। जीवन का स्तर ऊंचा है तो आप पढ़ाई पर लिखाई पर फोकस करेंगे, लेकिन जीवन स्तर नीचा है तो पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे। तब ना जहाँ गरीबी है वहां सोचता है कि 2 घंटा बीड़ी बना लेगा, हेम लगा देगा, जिसको कहते हैं धागा को लगाना, हेम लगा देगा, लहठी में काम कर लेगा तो 20 रुपया आ जाएगा, पढ़ लेके कथी होगा। पिताजी के साथ जाके देखो, गुदरी पर देखो, बहुत सारे बच्चे घूम रहे होंगे।
सड़क किनारे बोरा लेके दीवा चुन चुन के रख रहा होगा। जीवन स्तर नीचा है। सोचता पढ़ेंगे तो कुछ मिलेगा, 20 साल के बाद मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन अभी तो 20 रुपये हम कमा ले रहे हैं ना। बात समझ में आ रही? गलत नहीं है, उसकी इकोनॉमी गड़बड़ है, मजबूरी है इसको वो करना। नहीं करेगा तो खाएगा कहां से? अपने भर पेट तुमको भोजन मिल जाता, ये मतलब समझो नहीं कि सब होने होगा। आज भी इतनी गरीबी हमारे समाज में है, रियल वास्तविकता है समाज की, जाके देखो। सरकारी 2 रुपये नहीं देती चावल गेहूं तो बहुत ज्यादा भूखमरी होती। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना जमीन है उसको खुद पता नहीं है, और कुछ लोगों को तो घर बनाने के लिए घराड़ी वाला जमीन है कि, और खेती बड़ी महंगा सब हो गया है। तो नागरिकरण, शहर में साक्षरता दर ज्यादा है, गांव में कम है। अगर आप गरीबी में जी रहे हैं तो वहां साक्षरता कम है, अमीरी है तो वहां साक्षरता क्या है? ज्यादा है। अब लास्ट है व्यवसायिक संरचना। कौन है? हाँ, व्यवसायिक संरचना बड़ी आसान बात है। किसी देश की जनसंख्या को काम के आधार पर किया गया वर्गीकरण, किसी देश की जनसंख्या को काम के आधार पर किया गया वर्गीकरण व्यवसायिक संरचना कहलाता है। और काम के आधार पर किसी देश की जनसंख्या को 3 वर्ग में बांटा गया है। कितने वर्ग में बांटा गया है? प्राथमिक क्षेत्र, गलत कि सही? हाँ, द्वितीयक, हालांकि भूगोल में ज्यादा कर देता है, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, एक ही हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी है, चतुर्थक क्षेत्र। आगे पढ़ाएंगे पंचमो है, क्या पढ़ाएंगे? तो व्यवसाय के आधार पर, कार्य के आधार पर किसी देश की जनसंख्या का किया गया वर्गीकरण क्या कहलाता है? किसी देश की जनसंख्या को काम के आधार पर क्या कर दो? वर्गीकरण कर दो, बांट दो, क्या कहलाता है? व्यवसायिक संरचना। जैसे जो खेती-बाड़ी करेगा प्राथमिक क्षेत्र, जो उद्योग व्यापार करेगा द्वितीय क्षेत्र, जो नौकरी करेगा तृतीय क्षेत्र, नहीं, जो शिक्षण प्रशिक्षण में शामिल होगा तृतीय क्षेत्र, और जो निर्णय लेने में काम करेगा, निर्णय देने में प्रशासनिक ऑफिसर बड़े बड़े होंगे, उनको क्या कहेंगे हम? पंचम क्षेत्र कहेंगे। तो काम के आधार पर किसी देश की जनसंख्या का किया गया वर्गीकरण कहलाता है। यहां तक में किसी बच्चा को कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है।